फर्स्ट वीडियो में बताया था क्लमकीज पैरालिसिस के बारे में। तो क्लमकीज पैरालिसिस क्या होता है उसको मैंने निमोनिक से बता दिया कि जो क्लमकीज के फर्स्ट 3 लेटर हैं उनसे हमारा क्या होता है कि एल यू मतलब क्लस और एल यू फॉर लोअर यानी कि लोअर ट्रंक इंजरी एंड क्ला फॉर क्ला हैंड इंजरी डिफॉर्मिटी। तो हमारे क्लमकीज पैरालिसिस में मेनली क्या पढ़ते हैं, क्ला हैंड डिफॉर्मिटी एंड लोअर ट्रंक इंजरी होता है, जो कि हम इस तरह से याद रख सकते हैं। ये हमारे इंट्रेंस पीजी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम बात कर रहे हैं अब कि दिस इज ऑल अबाउट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो हमारे तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और वहाँ पे या फिर हम आई बटन पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लमकीज पैरालिसिस का। तो चलते हैं अब हम पार्ट सेकंड की तरफ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आदर्श विजयबिंद और आज मैं आप लोगों को क्लमकीज पैरालिसिस के बारे में बताऊंगा। क्लमकीज पैरालिसिस क्या होता है, उसका नर्व रूट कहाँ कैसे होता है, इंजरी कैसे होती है, कहाँ पे इंजरी होती है। तो T1 रूट इन्वॉल्व होता है और C8 रूट नर्व रूट कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो मैं आपको आज बताऊंगा। उसमें डिफॉर्मिटी क्या क्या होती है, जैसे कि मान लेते हैं क्लाम डिफॉर्मिटी, उसके बाद वार्मिंग होता है सेंसेशन एरिया या क्यूटेनियस एरिया जो होती है, उसके बाद स्वीटिंग डिक्रीज कैसे होती है। तो हार्नर सिंड्रोम के बारे में भी इसमें हम बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, दिस इज गाय, दिस इज द हाइपोथैलेमस, हमारा हाइपोथैलेमस, और ये हमारा हाइपोथैलेमस का न्यूक्लियाई है। हाइपोथैलेमस, दिस इज द पोस्टीरियर न्यूक्लियाई, posterior nuclei of hypothalamus. This is the hypothalamus, this is the sympathetic fiber, ये हमारा हो गया सिंपैथेटिक फाइबर, और ये हमारा हो गया पोस्टीरियर हॉर्न, ये हमारा एंटीरियर हॉर्न। तो ये हमारी हो गई डॉर्सल रूट, ये हमारा हो गया वेंट्रल रूट। दिस इज द मीटिंग ऑफ डॉर्सल वेंट्रल रूट एट द T1 लेवल ऑफ वर्टिब्रा। तो ये हमारा हो गया वेंट्रल रूट, दिस इज डॉर्सल रूट। हमारा T1 लेवल पे हम बात कर रहे हैं, T1 लेवल की, T1 लेवल नर्व रूट की बात कर रहे हैं। और ये हमारा हो गया डॉर्सल रूट, दिस इज द वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट और ये हमारा हो, ये डॉर्सल वेंट्रल रूट मिल के फिर बनाते हैं ये हमारा, ये जो है हम बात करते हैं, ये डिवाइड हो जाता है फिर डॉर्सल रेमस में, ये डॉर्सल रेमस और ये वेंट्रल रेमस, डॉर्सल वेंट्रल रेमस में इंक्लूड हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं, दिस इज द T1 स्पाइनल नर्व, T1 स्पाइनल नर्व, दिस इज द T1 स्पाइनल नर्व। तो हम बात करते हैं T1 स्पाइनल नर्व से यहाँ से इमर्ज होता है, जिसको हम बोलते हैं वाइट रेमस कम्युनिकेंस बोलते हैं इसको। ये हमारा सिंपैथेटिक फाइबर यहाँ पे आया और ये दिस, और ये हमारा सीधा चला जाता है अल्नर साइड या बोल सकते हैं मीडियल साइड ऑफ द हैंड एंड फोरआर्म। तो हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया है फोरआर्म की अल्ना बोन, और ये हमारा हो गया रेडियस बोन, ये हमारा पाम, इसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ पाम। तो ये हमारा पाम हो गया, ये हमारा चला जाता है अल्नर साइड या रेडियल साइड एंड फोरआर्म में। तो हम बात करते हैं अब हमारा जो वाइड कम्युनिकेंस होता है, दिस इज, अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया T1 लेवल ऑफ वर्टिब्रा। तो अब हम बात करते हैं, अब हमारे जैसे कि हम, ये हमारा सिंपैथेटिक फाइबर यहाँ से आया और T1 लेवल पर फिर यहाँ जाता है, यहाँ पे वेंट्रल रूट के थ्रू जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से इमर्ज होता है वाइट रेमस कम्युनिकेंस, इसको हम बोलते हैं वाइट रेमस कम्युनिकेंस।
फिर वाइट रेमस कम्युनिकेशन से होकर आता है सिंपैथेटिक गैंग्लिया में। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक गैंग्लिया इसको बोलते हैं, सिंपैथेटिक गैंग्लिया, सिंपैथेटिक गैंग्लिया हम इसको बोलते हैं। तो सिंपैथेटिक गैंग्लिया से बात करते हैं, यहाँ से दो नर्व निकलती है, एक जो कि हमारे एक T1 के लिए और C8 के लिए होता है। यहाँ से T1 मेनली हम बात करते हैं T1 नर्व रूट की। तो यहाँ से एक हमारा जाता है जो कि डॉर्सल या बोल सकते सॉरी मीडियल या वेंट्रल साइड ऑफ द हैंड या अल्नर साइड ऑफ द हैंड, मीडियल बोल सकते हैं, मीडियल एंड अल्नर साइड ऑफ द हैंड एंड फोरआर्म। और एक नर्व रूट हमारी चली जाती है हेड और नेक के लिए, हमारा हो गया हेड और नेक। तो एक नर्व रूट जाती है हमारी हेड और नेक के लिए। और उसके बाद बात करते हैं, अब बात करते हैं इंजरी की। जब तो इंजरी होता है, अगर जब इंजरी हो जाता है, जो हमारे वाइट रेमस कम्युनिकेंस होता है, जहाँ से ये इमर्ज होता है, ओरिजिन होती है यहाँ पे T1 नर्व रूट की। तो यहाँ पे अगर इंजरी हो गई, तो यहाँ पे इंजरी होने से क्या होता है कि हमारी जो वाइट रेमस कम्युनिकेंस आता है, यहाँ से सिंपैथेटिक गैंग्लियन से होके जो हमारा ये नर्व रूट जाता है, या बोल सकते हैं सिंपैथेटिक फाइबर जो हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंपैथेटिक फाइबर लॉस्ट हो जाते हैं, सिंपैथेटिक लॉस्ट हो जाता है। किस साइड में होता है, अल्नर साइड, या बोल सकते हैं मीडियल साइड ऑफ द हैंड एंड फोरआर्म। तो फोरआर्म ये हमारा सिंपैथेटिक लॉस होने से हो जाता है, डिक्रीज होती है स्वीटिंग घट जाती है। उसके बाद हो जाता है, स्वीटिंग घटने से ड्राई स्केली हो जाता है, ये ड्राई स्केली स्किन हो जाती है। ड्राई स्केली स्किन अगर हो गई तो एट्रोफी ऑफ द पल्प, एट्रोफी ऑफ पल्प फिंगर्स, ऑल अबाउट की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एट्रोफी ऑफ द पल्प फिंगर्स। एट्रोफी ऑफ पल्प फिंगर्स होने से नेल्स क्रैक हो जाते हैं, तो नेल क्रैक होने के बाद उसके बाद हम बात करते हैं। तो नेल जब क्रैक हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपैथेटिक फाइबर हो जाते हैं लॉस्ट, इस रीजन पे सिंपैथेटिक फाइबर हो जाते हैं लॉस्ट। तो वहाँ पे सेंसेशन नहीं हो पाता है। तो सेंसेशन ना होने से हम बताते हैं कि जैसे कि ये हमारा एक नर्व रूट जाता है हमारे हेड और नेक को, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे भी सिंपैथेटिक लॉस्ट होती है। तो सिंपैथेटिक लॉस्ट होने से होता क्या है, हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है। तो हॉर्नर सिंड्रोम करता क्या है, एनहाइड्रोसिस करता है, एनहाइड्रोसिस। सेकंड करता है मायोसिस, इसको बोलते हैं मायोसिस। थर्ड लॉस ऑफ सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। उसके बाद होता है जो बोलते हैं इनॉप्थैल्मस, बोलते हैं इसको इनॉप्थैल्मस क्या करता है, जैसे हमारा एनहाइड्रोसिस करता है डिक्रीज स्वीटिंग, जैसे कि हमने बता दिया एनहाइड्रोसिस डिक्रीज स्वीटिंग हो जाती है। जो मायोसिस होता है एक्सेसिव, जो होता है हमारा एक्सेसिव आईबॉल कॉन्ट्रेक्शन होता है ऑन द प्यूपिल पे, एक्सेसिव कॉन्ट्रेक्शन कराता है प्यूपिल का। तो लॉस ऑफ सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। और एक हमारा होता है टोसिस बोलते हैं, तो पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ आईबॉल इन द ऑर्बिट इज नोन एज इनॉप्थैल्मस। टोसिस क्या करता है, टोसिस जो होता है ड्रोपिंग ऑफ अपर आईलिड का ड्रोपिंग करता है, अपर आईलिड का। तो उसके बाद ये हुआ हमारा ऑल अबाउट द T1 नर्व रूट। तो T1 नर्व रूट हो गया हमारा हॉर्नर सिंड्रोम क्या क्या करता है ये हम पढ़ते हैं इसी में। तो होता कैसे है, जब हमारा नर्व इंजरी हो जाती है, यहाँ पे कम्युनिकेंस, जहाँ पे वेंट्रल रूट एंड डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर, देन बिफोर, या बोल सकते हैं ओरिजिन एंड द इमर्जिंग ऑफ द वाइट रेमस कम्युनिकेंस, देन वाइट रेमस कम्युनिकेंस सिंपैथेटिक गैंग्लिया, जो हमारा सिंपैथेटिक फाइबर होता है, ये हमारा देता है हेड और नेक को। तो हेड और नेक से हो जाता है हमारा हॉर्नर सिंड्रोम। उसके बाद हम बात करते हैं जो
सिंथेटिक फाइबर हमारे सप्लाई करती है मीडियल साइड या अल्नर साइड ऑफ द हैंड और फोरआर्म। तो अब हम बात करते हैं C8 की। अगर हमारा C8 नर्व इंजरी हो जाए तो क्या होगा। C8 नर्व रूट, तो C8 नर्व रूट अगर इंजरी हो जाए, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, C8 नर्व इंजरी होने पर क्या होता है। C8 जब हमारा बोलते हैं कि जब डायलेशन हो जाता है या कॉन्ट्रिक्शन हो जाता है स्किन का, ब्लड वेसल की जो स्किन का होता है कॉन्ट्रिक्शन होने पर वेसोडाइलेशन होता है। वेसोडाइलेशन होने पर हमारा वार्म फील होता है, फील लाइक जैसे वार्म हमारा जो हैंड में होता है वो वार्म फील लाइक होने लगता है या फोरआर्म में। तो उसके अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जब ये अफेक्ट हो जाता है तो क्या आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा C8 नर्व अफेक्ट है लोअर ट्रंक इंजरी में। C8 नर्व होता है ये हमारे जो होता है क्यूटेनियस सेंसेशन को लॉस्ट कर देता है, और हम जब क्यूटेनियस सेंसेशन को लॉस्ट कर देगा तो ये हम बता रहे हैं आपको, क्यूटेनियस सेंसेशन लॉस्ट, क्यूटेनियस सेंसेशन लॉस्ट होने पे फोरआर्म एंड हैंड क्या हो जाए, एनाल्जेसिया हो जाएगा। बोलते हैं कि वहाँ पे क्यूटेनियस इस रीजन पे क्यूटेनियस सेंसेशन लॉस्ट हो जाएगा। तो फोरआर्म हैंड क्या करेगा, फोरआर्म हैंड में होता है। उसके बाद लॉन्ग जो अल्नर नर्व होती है, अल्नर नर्व उसके बोल सकते हैं बॉर्डर पे सिंपैथेटिक लॉस्ट हो जाएगा। और जब सिंपैथेटिक लॉस्ट हो जाएगा, सिंपैथेटिक लॉस्ट, यहाँ पे सिंपैथेटिक लॉस्ट होने पे क्या करेगा, ये भी डिक्रीज कर जाएगा स्वेटिंग को। तो अब हम बात करते हैं ऑल अबाउट द C8 नर्व रूट। C8 नर्व रूट और भी क्या करता है, हमारा यहाँ पे जो ब्लड वेसल होता है कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है उसको, वेसोडाइलेशन पे करने के बाद वार्म फील कराता है। तो उसको बोलते हैं हम हमारा कीप्स ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन कंस्ट्रिक्टेड। तो हो जाएगा वेसोडाइलेशन से वार्म फील करेगा, वार्म फीलिंग होगा। बट इन द वेसोडाइलेशन ऑफ द की वार्म फीलिंग इन द वार्म, बट इन जब ये हमारा होता है सिंपैथेटिक गैलियन जैसे कि, और हमारा होता है जब यहाँ पे हमारा लॉस्ट होता है वेसोडाइलेशन होता है, तो हम बोलते हैं इसको स्पाइनल नर्व या स्पाइनल नर्व बोलते हैं। तो जो स्पाइनल नर्व जो होता है हमारा T1 T5 भी हो जाता है, जिसको थोरैकोलम्बर वर्टिब्रा बोलते हैं। T1 to L5, T1 से L5 जो होता है वो हमारा थोरैकोलम्बर वर्टिब्रा होता है, वो जो पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर को में इन्वॉल्व होता है, बोलते हैं थोरैकोलम्बर वर्टिब्रा। तो ये हमारा हुआ गाइस, ये हमारा हुआ ऑल अबाउट द क्लमकीज पैरालिसिस ऑफ पार्ट सेकंड हमने ये पढ़ा कि अब इसमें हम बोलते हैं डिफॉर्मिटी क्या क्या होती है। तो डिफॉर्मिटी सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इज हॉर्नर सिंड्रोम। पहले हमने पढ़ा क्या, फर्स्ट वन इज हॉर्नर सिंड्रोम एंड डिक्रीज स्वेटिंग एंड वार्म। और हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे बोलते हैं क्ला हैंड। हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसे क्या बोलते हैं, क्ला हैंड डिफॉर्मिटी। तो गाइस हमारा वीडियो कैसा लगा, और हम सबसे अच्छी बात ये बता दूं कि मैं हॉर्नर सिंड्रोम का जो निमोनिक्स होता है वो भी मैं वीडियो जल्द ही आने वाला है हमारे चैनल पे। तो हमारे अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगा तो वो ज़रूर देखिए, हमारा हॉर्नर सिंड्रोम का निमोनिक्स क्या होगा याद करने का बहुत सरल तरीका। तो ये हमारा हो गया क्लमकीज पैरालिसिस। तो गाइस हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट जरूर करिए, कमेंट करो, शेयर करिए सभी मेडिकल कॉलेज में। बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक ये हमारे पीजी एग्जाम के लिए बहुत है, ये हम आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा। बुक में ऐसा कुछ नहीं दिया है, बुक में बहुत सिंपल दिया, बस आपको रटना होगा, लेकिन आपको समझने के लिए इसको ज़रूर वीडियो को पूरा तक देखना पड़ेगा। सो थैंक यू गाइस।